Start. Okay, friends. Hello friends. Today we'll discuss about income from other sources का हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कशन करेंगे. ओके, ये सेकेंड पार्ट में हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड डिविडेंड के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे गिफ्ट के बारे में एंड इंटरेस्ट, कैजुअल इनकम, जो हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है. तो गिफ्ट, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैजुअल इनकम. ओके, तो चलिए डिविडेंड स्टार्ट करते हैं. तो डिविडेंड में हम लोग फ्रेंड्स, आप जो अकाउंट्स में आज तक जो पढ़ के आ रहे हैं, तो डिविडेंड को कैसे ट्रीट कर, आप सुने थे. डिविडेंड आपका हो सकता है फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, एंड यही फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हम लोग का टैक्सेबल हो जाता था. हम लोग ऐसा सुने थे. एंड कुछ केस में अंडर सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट. तो उसी को डिस्कशन करते हैं. तो डिविडेंड हम लोग को मिल सकता है डोमेस्टिक कंपनी से या आपको फॉरेन कंपनी से. फॉरेन कंपनी, ये डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है एंड फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है, हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट इज टैक्सेबल होता है, फुली टैक्सेबल होता है. सर इसका टैक्स रेट तो बता दीजिए कितना? दैट इज योर स्लैब रेट. जिस स्लैब रेट में आप हैं उसी तरह आपको ये टैक्सेबल हो जाएगा. ओके, सो व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर डोमेस्टिक कंपनी के बारे में? सर डोमेस्टिक कंपनी से जो आपको डिविडेंड मिलता है, ये आपका हो सकता है, ये डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है ये हो सकता है आपका एक तो आप सुने होंगे फाइनल डिविडेंड जो कैश मिलता है, फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, ये हो सकता है डीम डिविडेंड. यस फ्रेंड्स, ये आप नया सुन रहे हैं क्योंकि ये डीम डिविडेंड जो है ये आप आज तक नहीं सुने थे जब तक टैक्स नहीं पढ़े. बट टैक्स अकाउंट्स तक आप लोग फाइनल डिविडेंड एंड आपका यहां तक ठीक था, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो मिलता है. बट व्हाट अबाउट डीम डिविडेंड? ये डीम डिविडेंड है क्या? तो उसके बारे में चर्चा करते हैं. डीम डिविडेंड आपका जो है, आपका 5 टाइप्स ऑफ डीम डिविडेंड आर देयर. कितना टाइप्स? 5. एक तो डीम डिविडेंड क्या है? मानते हैं, मतलब जो आपको नॉर्मली जो डिविडेंड मिलता है फाइनल एट द एंड ऑफ द ईयर या बीच में जो डिविडेंड मिलता है कैश में, उसको छोड़ के जो डिविडेंड कुछ मिलता है उसको हम लोग डीम डिविडेंड मान लेते हैं. अभी वो कौन सा केस ऐसा है जो कि हम लोग डिविडेंड मानते हैं, ये सेक्शन डिसाइड करेगा. सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 222A, 222B, 222C, 222E, 222D and 222E. 222E. ओके, तो ये ABCD क्या है? 222E में, A में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, या कोई कैश हो गया तो ये आपका डीम डिविडेंड मानते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, या कोई कैश भी देता है उसको भी हम लोग मानते हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स. एंड 222B क्या है ना? आपका
distribution of debenture to equity shareholder, debenture या डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसको हम लोग सर जो बोनस मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो वाला नहीं, ये वाला नहीं। ओके, और क्या 222C में क्या है? 222C बोलता है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट at the time of liquidation, at or before the time of liquidation, लिक्विडेशन से पहले या लिक्विडेशन के टाइम में जो डीम डिविडेंड आप देते हैं, जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको भी हम लोग डीम डिविडेंड मानते हैं। 222D क्या है? ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ओके सर। 222E क्या है? इसको तो हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। 222E 222E में 3 हो सकता है, 222E में 3 हो सकता है। ये क्या है सर? 3 मतलब ये बोलता है आपका ऐसा, ये 222E किसके लिए है पता है आपको? कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपना शेयर होल्डर को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, कोई लोन्स या एडवांसेस देता है, तो इसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। सर कौन सा केस ऐसा है हम लोग ऐसा मानते हैं? ये 3 केस उनका हो सकता है। एक तो है क्लोजली हेल्ड कंपनी अपना शेयर होल्डर को दिया जिसका सब्सटेंशियल है, क्लोजली हेल्ड मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको लोन्स या एडवांसेस, कुछ लोन्स या एडवांसेस दिया, बट ये इसका ना यहाँ पे 10% प्लस 10% या उससे ज्यादा उसका शेयर्स रहना चाहिए, तो ये लोन्स एडवांसेस को हम लोग डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। सर दूसरा केस क्या है ना, यही क्लोजली हेल्ड कंपनी आपको लोन एक जेड कंपनी को दे रहा है, जेड लिमिटेड भी हो सकता है, या एक कंपनी हो सकता है, या फार्म हो सकता है, या एचयूएफ हो सकता है, ठीक है। ये एचयूएफ भी हो सकता है, फार्म हो सकता है, या एओपी भी हो सकता है। अगर इसको लोन दिया, लोन्स या एडवांसेस दिया, एंड ये एक्चुअली इसका एक शेयर होल्डर है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, एंड इस कंपनी में भी उसका 20%, एटलीस्ट 20% प्लस उसका 20% या उससे ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसको बोलते हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 10%, यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20%। अगर एक सा लोन या एडवांस देता है जेड को, तो इसको भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड मान देते हैं इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओके, दूसरा जो आपका जो लास्ट वाला केस है क्या, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन देता है जेड को, किसके भरोसे से? रेफरेंस किसका है? रेफरेंस ऑफ एक्स, जो एक्स है शेयर होल्डर, ठीक है ना, एक्स के भरोसे से उसको दे रहा है लोन्स या एडवांसेस, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। लोन्स या एडवांसेस देता है तो ये टैक्सेबल है। ये 3 केस है।
तो पहले मैंने बोला क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अपना शेयर होल्डर को जो है उसको लोन्स या एडवांसेस दे रहा है, एंड वही जिसको दे रहा है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इस कंपनी में है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स 10% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या उसका वोटिंग राइट्स। अगर ऐसा है तो इसको डीम्ड डिविडेंड, लोन्स एंड एडवांसेस को डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। दूसरा केस क्या है, जो जेड कंपनी को थर्ड कंपनी को दिया, जिसको लोन्स एडवांसेस जेड फार्म हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है या कंपनी हो सकता है, उसको अगर दिया जिसका ऊपर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इसी का एक क्लोज लेंड का एक मेंबर है, उसी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जेड कंपनी के ऊपर में, तो ये भी लोन्स एडवांसेस हम लोग मान लेंगे कि डीम्ड डिविडेंड है। फिर एक्स जो शेयर होल्डर है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसी का रेफरेंस से अगर दिया जाता है किसी और को, तो वो भी टैक्सेबल हो जाता है, मतलब डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। ओके, देन ये तो हो गया डीम्ड डिविडेंड किसको बोलते हैं, हम लोग देख लिए। सर व्हाट अबाउट टैक्सेबिलिटी? टैक्सेबिलिटी, ओके, टैक्सेबिलिटी, हाँ, दिमाग ठंडा करके आराम से बैठ लो। देखो टैक्सेबिलिटी क्या होगा, हम लोग देख लिए डिविडेंड क्या होता है, डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, ये देख लिए। अभी टैक्सेबिलिटी की बात आ रहा है। ओके, टैक्सेबिलिटी के बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो ये हम लोग का डिविडेंड का चार्ट बन गया, कोई इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। डिविडेंड का हम लोग का चार्ट बना दिया। ये डिविडेंड जो है, ओके, इसका टैक्सेबिलिटी सर क्या है, टैक्सेबिलिटी थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, टैक्सेबिलिटी क्या होगा। ये जो फाइनल डिविडेंड देख रहे हैं, ये जो फाइनल डिविडेंड देख रहे हैं, ये जो फाइनल डिविडेंड देख रहे हैं, कैश डिविडेंड देख रहे हैं, तो उसका हम लोग एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्यों, मैं बताता हूं। ये कंपनी, यहाँ पे जो कंपनी है, देखो यहाँ पे एक कंपनी है, एंड कंपनी क्या करता है, अपना शेयर होल्डर जो है उनको जब डिविडेंड पेमेंट करती है ना, तो उसको एक गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को डीडीटी पेमेंट करना पड़ता है। एट द सेम टाइम डीडीटी पेमेंट करना पड़ता है, डीडीटी या सीडीटी उसको बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कितना पेमेंट करना पड़ता है, 15% या 30% पेमेंट करना पड़ता है। ओके, जब डिविडेंड शेयर होल्डर को पेमेंट करता है तभी। ओके, सो व्हाट अबाउट शेयर होल्डर? अगर इसी एक ही इनकम का ऊपर में हम लोग अगर टैक्सेबल कर दिए, तो दोबारा तो इनके हैंड में ये डिविडेंड टैक्सेबल होना नहीं चाहिए, डिविडेंड टैक्सेबल होना नहीं चाहिए। यस, जो कंपनी अगर पेमेंट कर दी है, तो फिर और एक बार अगर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, डबल टैक्सेशन। बट उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है, हम लोग 3 सेक्शन करीबन कवर करने वाले हैं। एक है 115O, ठीक है, एंड दूसरा आपको जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया जाता है। दूसरा हम लोग 1034 जो कि एग्जेम्पशन डिविडेंड के लिए डोमेस्टिक कंपनी से जो मिलता है एग्जेम्प्ट होता है। एंड तीसरा आपका जो है 115 BBT। ओके, तो चलो इसको मिला के कैसे पढ़ते हैं। ये जो फाइनल डिविडेंड मिला, ये आपका एग्जेम्प्ट डीडीटी, इसमें जैसे कि डीडीटी कंपनी पेमेंट करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या सीडीटी पेमेंट करती है कंपनी, तो इसका कितना परसेंट पेमेंट किया जाता है, 15% पेमेंट किया जाता है। ओके सर, ये सबके लिए क्या, अप टू D20 इसके लिए प्लस 222A, B, C, D के लिए, यस, इसके लिए भी डीडीटी पेमेंट किया जाता है। ये सब के लिए आपका डीडीटी पेमेंट किया जाता है 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये पेमेंट किया जाता है। A, B, C, D के लिए पेमेंट किया जाता है। सर व्हाट अबाउट E, जो E है उसके लिए कितना ना 30% प्लस सेस पेमेंट किया जाता है डीडीटी। अभी समझ में आ गया। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना होता है, 15% या 30%, ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है। वही स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कौन पेमेंट कर, ये जो कौन करता है, ये गवर्नमेंट पेमेंट करती है, मतलब सॉरी आपका कंपनी पेमेंट करती है, किसको, गवर्नमेंट को। कब ना, डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके,
अच्छा, फिर और क्या हुआ सर, इसका जो हम लोग का जो 100 एग्जेम्पशन पड़े थे वो क्या है ना, जो डोमेस्टिक कंपनी से जो हम लोग का डिविडेंड मिलता है, ये आपका डिविडेंड इन कैश, डिविडेंड प्लस डीम डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड। ये जो 222A से लेके डी तक, इसके लिए अगर आपका 10 लाख से है अप टू 10 लाख तक है इन एग्रीगेट, ये क्या हो जाएगा, अप टू 10 लाख तक ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन सा सेक्शन, अंडर सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट एक्सेस अमाउंट, एग्रीगेट मिला, एक्सेस अमाउंट दैट इज टैक्सेबल, एक्सेस अमाउंट दैट इज, अगर मैं ले लेता हूं तो उसका एक्सेस अमाउंट के ऊपर में आपको क्या होगा ना, 10% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। 10% ऑन एक्सेस अमाउंट, 10% का रेट हो जाएगा। ये शेयर होल्डर विल बी टैक्सेबल, शेयर होल्डर टैक्सेबल हो जाएगा। अप टू 10 लाख तक शेयर होल्डर टैक्सेबल नहीं होता है, बट 10 लाख से जितना ज़्यादा होगा दैट इज टैक्सेबल अंडर इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। सर एक एग्जांपल दीजिए ना। ओके, एग्जांपल देता हूँ। ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये एक शेयर होल्डर है। ओके, कंपनी जब डिविडेंड पेमेंट करेगी, मान लो ये बहुत सारा कंपनी से इसको डिविडेंड मिला, ये मिला के उसके पास हो गया, बहुत सारे कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया, मिला के ये जो कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रहे होंगे, तो एट द सेम टाइम ये लोग ना डीडीटी पेमेंट किए होंगे, सीडीटी। कितना सर ना, ये हो सकता है 15%, या हो सकता है 30%। ओके, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होता। बट मान लो ये इन एग्रीगेट उसको मिला, एग्रीगेट मिला उसको 15 लाख का मिला डिविडेंड, तो 15 लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, 15 लाख 15 लाख माइनस 10 लाख दैट इज़ 5 लाख। टैक्स रेट कितना होगा, टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, ये हो जाएगा 50,000, मतलब 0.5 लैक्स। तो 0.5 लैक्स प्लस सेस एंड सेस, उसको टैक्स बनता है 50,000, 5 लाख का 10% दैट इज़ 50,000 उसको देना पड़ेगा। किसके हैंड में ये टैक्सेबल हो रहे हैं, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी कितना दे रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रहे हैं। सर अप टू अगर एग्जांपल ले लेते हैं 9 लाख मिला, तो मतलब कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया 9 लाख दिया, तो नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगा। वाई सर ना, 1034 में एग्जेम्प्ट है। ओके, ठीक है। ओके सर, व्हाट अबाउट 222E? 222E में 222E क्या होगा ना, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पे ये 15% या 15% दे रहा था, इसलिए ये एग्रीगेट अमाउंट 115 BBDA एप्लीकेबल हो गया। तो इसके लिए BBDA एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसके लिए जो 30% जो ई वाला के लिए 222E के लिए 115 BBDA नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब शेयर होल्डर टैक्सेबल नहीं होगा। ओनली 115 BBDA। फिर क्या बना ना, अगर
115 सेक्शन 115 BBDA, ये फिर क्या बना ना, अगर किसी को डिविडेंड मिलता है, शेयर होल्डर के बारे बोला हूँ, शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिल रहा है इन एग्रीगेट मोर देन 10 lakhs, तो उसको टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो डिविडेंड जो एग्रीगेट मैंने लिया, एग्रीगेट में क्या है ना, एक तो कैश है ही है प्लस डीम्ड डिविडेंड है, ठीक है ना। ये कौन सा है, ए से लेके डी तक, ई वाला नहीं, तो ए से लेके डी तक अगर उसको 10 लाख से ज़्यादा मिलता है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स रेट विल बी 10% ऑन एक्सेस अमाउंट। सर व्हाट अबाउट आप जो बोले 115 BBDA जो है 222E को एप्लीकेबल है क्या? नॉट एप्लीकेबल। ये जो 115 BBDA जो है ना, ये 115 BBDA जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 115 BBDA जो है ये आपको 222E के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उससे जो मिलेगा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। 222E से जो मिला शेयर होल्डर को वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। कंपनी विल पे फॉर दैट 30%। ये तो लॉजिक है, ज़्यादा ले रहा है तो आपसे फिर टैक्स कैसे ले सकते हैं? ओके, तो ये हम लोग का और एक है जो आप जो 115 BBDA में जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। 115 BBDA में अगर कोई एक्सपेंडिचर आप करते हैं जैसे कमीशन हो गया या ब्रोकरेज हो गया, इसके लिए डिडक्शन नॉट अलाउड जो खर्चा करते हैं, एंड इसका भी आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। एंड सेटअप कैरी फॉरवर्ड, सेटअप भी नहीं ले सकते। तो आपका ये जो किसी और से एडजस्टमेंट करते हैं, सेटअप करते हैं बिजनेस का लॉस, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एंड इसके लिए जो कमीशन से ब्रोकरेज देते हैं वो भी उसका डिडक्शंस आप नहीं ले सकते। ओके, तो ये था डिविडेंड के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सर गिफ्ट के बारे में थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का जो हाँ एक्चुअली मैंने और एक चीज़ बोलना भूल गया कि आपका जो डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, जो डीम्ड डिविडेंड जो माना जाता है यहाँ पे कितना तक पता है? यहाँ पे आपको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है जो एग्जेम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ, जो एग्जेम्प्ट होगा डिविडेंड माना जाएगा डोमेस्टिक कंपनी से, जो है डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profit। टू द एक्सटेंट ऑफ accumulated profit। आपका accumulated profit मतलब रिजर्व्स, मतलब जो प्रॉफिट है आपका वहाँ तक ही डिविडेंड, डीम डिविडेंड मतलब जो डिविडेंड होगा वहाँ तक डिविडेंड हम लोग मानेंगे, मतलब डीम डिविडेंड मानेंगे। ये जो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A से लेके ई तक, इसको हम लोग कितना मानेंगे? डीम डिविडेंड कितना मानेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर ये क्या है? मान लो 5 लाख का आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 5 लाख का, 5 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ठीक है ना। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ कितना? 5 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, लिक्विडेशन टाइम में जो एसेट्स बढ़ता है, ये सब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 लाख। बट कितना तक हम लोग डीम डिविडेंड मानेंगे? डीम डिविडेंड कितना मानेंगे? ये मानेंगे जितना टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। मान लो रिजर्व्स है आपका, रिजर्व में है 3 लाख से, तो डीम डिविडेंड मानेंगे 3 लाख। डीम डिविडेंड मानेंगे 3 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितना तक मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना तक। ओके, तो ये हो गया हम लोग का
गिफ्ट के बारे में क्विकली देखते हैं सर। गिफ्ट के बारे में देखो, अगर मनी है तो अब मनी मिल रहा है गिफ्ट अंडर सेक्शन 56 एक्स, ठीक है। तो मनी अगर मिल रहा है 2x 56 2x में अगर मनी मिल रहा है तो आपको, अगर मनी मिल रहा है तो आपको 50,000 से ज़्यादा अगर मिल रहा है दैट इज़ टैक्सेबल। अगर 50,000 इन एग्रीगेट 3-4 जन से आप ले लिए, मतलब गिफ्ट मिल गया, तो मिला के अगर 50,000 होता है तो जाके टैक्सेबल होगा। अगर इफ़ इट एक्सीड्स 50,000 तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसका मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र करें, मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम लोग मूव कर सकते हैं, ओके सर, जैसे कि कैपिटल एसेट्स में जो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे वही अगर मूव करते हैं, मतलब किसको दे रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। यहाँ पे दो हो सकता है, आइदर आप पूरा फ्री मिल रहा है, या आपको क्या मिल रहा है कि विथ कंसिडरेशन मिल रहा है। तो अगर फ्री मिल रहा है तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा दैट विल बी टैक्सेबल। क्या सर एग्रीगेट होगा? यस एग्रीगेट होगा। अगर आप उसके बदले में कुछ पैसा दे रहे हैं विथ कंसिडरेशन, तो आपको उसको डिफरेंस अमाउंट लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू एंड जो अमाउंट आप दिए उसका डिफरेंस अगर 50,000 से एक्सीड करता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना सर? ना डिफरेंस अमाउंट। लेट फॉर एग्जांपल 70,000 को मेरे को मिला, एक जन ने 40,000 का मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा जन ने दिया 30,000, तो 70,000 हो गया। 70,000 में मेरे को देना पड़ा सिर्फ 10,000 देना पड़ा, 5,000 करके। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 60,000। क्या 60,000 एक्सीड करता है 50,000 से? यस, यही 60,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 60,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो लैंड बिल्डिंग ये सब हो गया। अगर वो गिफ्ट में मिलता है तो आपको उसको अगर पूरा का फ्री मिलता है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर एक्सीड करता है 50,000 से तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है सर एग्रीगेट करेंगे ना? यहाँ पे नॉट टू एग्रीगेट यहाँ पे करना नहीं है। नॉट टू एग्रीगेट नहीं करना है। यहाँ पे एग्रीगेटेशन चलता था, मनी का केस में चलता था, बट यहाँ पे नॉट टू एग्रीगेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप विथ कंसिडरेशन कुछ लेते हैं तो आपको इसका डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। यही डिफरेंस अमाउंट अगर आपका 50,000 से एक्सीड करता है एंड 5% ऑफ कंसिडरेशन से एक्सीड करता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दीजिए ना मान लो आपको एक स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टाम्प ड्यूटी HDB है आपका 12,60,000 है, 12,60,000 है। $12,55,000 है। तो एंड कंसिडरेशन है आपका 12 लाख, 12 लाख का है। तो सर कैसे टैक्सेबल होगा ना? पहले देखो इसका डिफरेंस कितना है ना। डिफरेंस इज दैट 50,000। क्या 50,000 मेरा एक्सीड करता है 50,000 से? हाँ सर एक्सीड करता है। फिर और किससे चेक करना है? 5% ऑफ कंसिडरेशन। सर 5% ऑफ कंसिडरेशन कितना है ना? 60,000। 5% ऑफ 12 लाख दैट इज 60,000। 60,000 से एक्सेड करता है? नो सर, इससे एक्सेड नहीं करता। तो ये अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंसिडरेशन 12,70,000 हो, सॉरी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 12,70,000 होता तो 70,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता। ओके, तो बट ऐसा केसेस है जो कि ये टैक्सेबल नहीं होता है। कौन सा केस है? मतलब गिफ्ट चाहे आपका 50 से ज़्यादा मिला है, प्लॉट आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ये 50 से ज़्यादा भी मिल रहा है, फिर भी आप टैक्सेबल नहीं होगा। कौन सा केस है ना? कोई रिलेटिव से अगर मिल रहा है, या कोई आपका इससे मिल रहा है, आपका जो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज या ट्रस्ट ये हो गया, या इंस्टीट्यूशन हो गया जो कि रजिस्टर्ड है,
या कोई कंटेम्परेट करता है डेथ के लिए, उससे कोई गिफ्ट मिल गया तो दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। ये एक पूरा का पूरा एक लिस्ट है। लोकल अथॉरिटी से मिला, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड ये एक अमेंडमेंट हुआ है फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन, ये अमेंडमेंट हुआ है, देख लो, ये अमेंडमेंट है। फ्रॉम सच क्लास ऑफ पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ओके। देन और एक इंक्लूड किया गया आपका जो एनआर को अगर उसका गिफ्ट दिया जाता है कोई उसका रिलेटिव, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एनआर को उसको गिफ्ट मिलता है रेसिडेंट से, तो ये टैक्सेबल हो जाता है, ओके। ये है कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन जो कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़े थे, वही सॉरी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जो कैपिटल गेन में पढ़े थे कैपिटल एसेट के लिए, ये पूरा उसका डेफिनेशन इसमें एक इंक्लूड किया गया है, दैट इज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एक इंक्लूड किया है, बाकी सब सेम है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। अच्छा, रिलेटिव मीन्स एक मैं ट्री दिखाता हूँ आपको, बेटर समझ में आ जाएगा। दैट इज़ ये एक फैमिली ट्री है। देखो हम लोग जो सुने थे ट्री मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्री है, यहाँ पे मिस्टर एक्स है, यहाँ पे मिस्टर एक्स है, हस्बैंड मान लो, एंड ये मिस वाई है, उसका वाइफ है, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ है, उनका हस्बैंड का जो ब्रदर सिस्टर एंड उसका वाइफ उसको मानते हैं, उसका जो फादर मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर ये सब रिलेटिव माना जाता है। उसका मदर मैटरनल ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर ये सब उसका माना जाता है। उसका ब्रदर सिस्टर उसका सिस्टर उसका हस्बैंड वाइफ ये इसको मानते हैं, ओके। एंड जो मिस्टर एक्स का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर सिस्टर विथ स्पाउस उसको मानते हैं। मिस्टर एक्स का उसका वाइफ सॉरी उसका सन एंड सन का सन या डॉटर उसको भी मानते हैं। इसी तरह वाइफ इसका वाइफ का भी हम लोग रिलेटिव मान लेते हैं। वाइफ का फादर हो गया ग्रैंडफादर हो गया, इसको भी हम लोग रिलेटिव मानते हैं। वाइफ का ब्रदर हो गया, वाइफ हो गया, ब्रदर का वाइफ हो गया, या सिस्टर का हस्बैंड हो गया, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, रिलेटिव मानते हैं, ओके। तो ये रिलेटिव से अगर मेरे को मिलता है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल, ये हो गया गिफ्ट का हो गया। देन फिर हम लोग इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ इंटरेस्ट क्या होता है, डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, मतलब आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, दैट इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट। जैसे कि आपको कोई पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स है अप टू 3500 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, या आपका कोई जॉइंट अगर अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ एग्जाम्प्ट हो जाएगा 7000 तक। एंड कोई बॉन्ड से कोई बॉन्ड से हम लोग का मिल रहा है, जैसे गवर्नमेंट का है या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गया, उससे जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। इस पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना। एंड आपको यही करना है कि कुछ केसेस में आपको ग्रॉसअप करना है, वो ग्रॉसअप इंटरेस्ट को अगर नेट मिला है, कोई कंपनी से आपको इंटरेस्ट नेट मिला है, वो TDS काट के दिया है, तो वही TDS को आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको 70,000 का मिला है, ओके 70,000 इंटरेस्ट मिला है, 70,000 मिला है, तो आपको क्या करना, लेट इट 70,000 इंटरेस्ट मिला है, तो आपको तो TDS काट के दिया होगा। अगर वो TDS काटा है तो आपको क्या करना है, 1 - TDS करना है। 1 TDS का रेट कितना है यहाँ पे 0.1, तो ये हो गया फिर कितना 0.9, 72,000 डिवाइड बाई 0.9, ये हो गया 80,000। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस ऑफ वैल्यू। आपको यही वाला लेना है टोटल इनकम कंपनी में, ये वाला लेना नहीं है, ओके। उसी तरह कैजुअल इनकम का जो आपका मिलता है वो आपको कैजुअल इनकम जो मिलता है आपका 30% 115B में BB में टैक्सेबल हो जाता है 30%। एंड यही अमाउंट को आपको क्या करना है, ग्रॉसअप करना पड़ता है, वही ग्रॉसअप अमाउंट आपको इंक्लूड करना पड़ता है। उसके रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है, ओके। देन व्हाट अबाउट बॉन्ड वॉशिंग एंड डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ये बॉन्ड वॉशिंग क्या होता है,
आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बॉन्ड इन्वेस्ट किए, आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, बट आप जैसे कि आप हायर इनकम ग्रुप में हैं, आप उसको एग्जेम्प्ट करवाने के लिए, अगर उसको एग्जेम्प्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, अगर उसको एग्जेम्प्ट करवाने के लिए किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इनकम आपका ट्रांसफरर का इनकम में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सर, मैं एक बहुत मैंने इन्वेस्ट करके रखा हूँ एंड मेरा अभी बहुत ऐसे ही इनकम ज़्यादा है, एंड मेरे को ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आई एम डूइंग दैट, आई एम ट्रांसफरिंग दिस टू अदर पर्सन हु इज़ माई रिलेटिव। अगर मैं ऐसा करता हूँ, दैट इंटरेस्ट एंड बाद में क्या करूँगा, उससे फिर ले आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदी है, उसका वाइफ या कोई रिलेटिव में आ रहा होगा, या कोई भी अगर ऐसा करता है, देखो ये इसके पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक इंटरेस्ट इनकम होने वाला है। ये इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे एक रिकॉर्डेड डेट होता है। क्या डेट होता है? रिकॉर्ड डेट। अगर ये रिकॉर्ड डेट से पहले अगर ट्रांसफ़र करता है तो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो रिकॉर्ड डेट से पहले क्या कर दिया ना, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी ये जो इनकम होगा, किसका इनकम होगा? ये मिस वाई, ये मिस्टर ए, ठीक है ना, मिस वाई मिस्टर ए। तो ये मिस्टर ए को अगर ट्रांसफ़र करता है तो बाद में क्या करता है, रिकॉर्ड डेट के बाद इसको इंटरेस्ट मिल गया, ये इंटरेस्ट जो कमाई हुआ, फिर ये क्या किया, ये जो एसेट ट्रांसफ़र किया था, ये जो बॉन्ड इसको दिया था बिफोर रिकॉर्ड डेट, ये फिर वापस इसको ले आएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट कमाने के बाद ये बॉन्ड क्या कर देगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न टू मिस्टर एक्स। समझ पा रहे हो ना? इंटरेस्ट जब कमाई आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, उससे पहले ये ट्रांसफ़र कर दे रहा है बॉन्ड को, एंड दूसरे हाथ में ये क्या, इंटरेस्ट जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है, उसके बाद वो जो पर्सन है उसको ट्रांसफ़र करता है, मतलब ये ले आ रहा है। अगर ले रहा है तो मतलब इंटरेस्ट को फाँकने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट को इनकम का ऊपर में चार्ज जैसे ना हो, इसलिए ये क्या कर रहा है, बिफोर द रिकॉर्ड डेट ये ट्रांसफ़र कर रहा है, बाद में उससे ले आ रहा है, उसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग। अगर इसी तरह डिविडेंड के लिए किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ओके, ये उसका है कितना दिन से पहले अगर कोई सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड है, इसको हम लोग 3 महीना से पहले, अगर 3 महीने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, बाय किए हैं, ठीक है ना, 3 महीने से बाइस और एक्वायर्स एनी सिक्योरिटीज यूनिट्स पीरियड ऑफ 3 months प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट, 3 महीने से पहले बाय किए हैं, एंड सेल्स करते हैं उसको आफ्टर 3 months, तो उसमें कोई लोचा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, क्या लिए थे, अगर ये एक पर्सन क्या करता है, ये रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट से पहले 3 महीना 1 2 3 यहाँ से ये बाय करता है, एंड उसके बाद 3 महीना 1 2 3 यहाँ पे सेल करता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड वॉशिंग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। उसी तरह यूनिट्स, मतलब जो इक्विटी शेयर के लिए कितना 9 months से एग्जेम्प्ट होगा, मतलब टैक्सेबल नहीं होगा। अगर 3 महीने के अंदर ये ऐसा करता है तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट गिफ्ट इंटरेस्ट। थैंक यू।